बेटा हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं थर्ड, आप लोगों का फोर्थ ज्योग्राफी का जलवायु। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यही समझें कि मौसम या फिर जलवायु है क्या। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपका ही अनुभव बताती हूँ। जब आप लोग सुबह उठते हो आप लोगों को थोड़ी ठंड ठंड सी महसूस होती है, बड़ा सुहावना सा लगता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, ठीक है, अच्छी ताज़ी हवा खा के आते हो, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे बेहद ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती जाती है क्योंकि सूरज निकल जाता है। ठीक है, और दोपहर के टाइम पे तो चिलचिलाती धूप हालात ख़राब कर देती है, लेकिन शाम को फिर आते आते तुम्हारे यहाँ फिर दोबारा से हवा चलनी शुरू हो जाती है, आप लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर शाम को निकल पड़ते हो और रात होते होते थोड़ी सी ठंडक, फिर आसानी से सोने का काम कर लेते हो। तो यानी जहाँ आपने दिन में एक ही दिन में गर्मी भी महसूस करी, ठंडक भी महसूस करी, सुहावना भी महसूस किया दिन, तो ये सब आप लोगों का मौसम है बेटा, ये सब आप लोगों का मौसम है। और ये मौसम जो दिन में हर पल पल बदलता रहता है वो मौसम होता है। ठीक है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग का ही पोर्शन है आप लोगों के साथ कि मौसम और जलवायु। ठीक है, मौसम वो जो समय समय पर चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि जलवायु वो होती है बेटा जो एकदम से चेंज नहीं होती, बड़े लंबे लंबे समय बाद ही चेंज होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ छोटी सी बात, मैंने अभी जो तुम्हें बताया वो तो तुम्हारा कि छोटा सा पोर्शन था कि भाई एक दिन के अंदर कई बार मौसम आप लोगों का चेंज हुआ था। ठीक है, लेकिन इसी को लेकर अगर मैं ये बोलूं कि मौसम क्षणिक होता है, समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन जलवायु 30 से 50 सालों में जाकर बदलती है। ठीक है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बेटा जब हम लोग छोटे थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा 42 43 तक आते आते भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाया करती थी, और इससे ज़्यादा तो कभी होती भी नहीं थी। मैं दिल्ली का तापमान बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब यही आप लोगों की गर्मी मई और जून में 48 डिग्री को भी क्रॉस कर रही है दिल्ली में। ठीक है, तो ये आप लोगों का यानी कम से कम 20 सालों का, 30 सालों का, 35 सालों का तो अंतर आ ही गया है। ठीक है, तो आपकी ये जलवायु जो चेंज हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जलवायु है जो बड़े लंबे टाइम के बाद ही चेंज होती है। देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी क्षण क्षण में चेंज होती रहती है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। ठीक है, मौसमी दशाओं यानी अलग अलग तरह के मौसम आते हैं, उसी हिसाब से आपकी जलवायु भी चेंज होती रहती है। ठीक है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक ही दिन में या एक सप्ताह में बदल जाता है, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा लिखा हो बेटा, ये 30 अथवा 50 या इससे भी ज्यादा या 50 और 50 से ज्यादा वर्षों में आकर इसमें अंतर आता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा ये चैप्टर कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जलवायु वाले चैप्टर में पूरे चैप्टर का मैंने एक ये छोटा सा ग्राफ बनाया है कि छोटा सा चार्ट है बेटा आपके सामने कि जो जलवायु है, इस जलवायु वाले चैप्टर में हम लोग 6 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मानसून को ही पढ़ेंगे कि मानसून आखिरकार है क्या। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानसून की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन से हैं। उसके बाद भारत में जो मानसून आती है उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद किस तरीके से आती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके वितरण में सारी जगह किस तरीके से परिवर्तन आता रहता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम होती रहती है, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में बेटा ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग तो आप लोगों को सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद बेटा तुम्हारा मानसून, जो मानसून शब्द है, ध्यान रखना बेटा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। मानसून शब्द का अर्थ बताइए। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसिन से हुई। ठीक है, मौसिन से हुई जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, यानी कि जो मानसून है ये अरबी शब्द है, अरबी शब्द था ये मौसीन।
और जब हमने इसको हिंदी में रूपांतरित किया, देवनागरी लिपि में डाल लिया, तो ये बन गया हमारा मौसम। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कि मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। एक रूपता यानी एक जैसा होना, विविधता यानी हर एक वक्त हर एक जगह अलग अलग चीजें होना। हमारी जो जलवायु है वो जलवायु, उसमें एक रूपता और विविधता दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अब इसको समझने के लिए आप लोग ये पूरा पोर्शन समझिएगा, ध्यान से देखिए बेटा कि मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। ठीक है, मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व, यानी आप लोगों का, अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो ये अगर आप लोगों का भारत है, तो भारत के यहाँ से आप लोगों के ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, ये आप लोगों का म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ये सारे आप लोगों के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। यानी इनकी जलवायु तकरीबन समान है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। अब ये कहता है कि प्रादेशिक भिन्नताएं विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती हैं। प्रादेशिक भिन्नताएं यानी अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जिनके कारण उन इलाकों में मौसम और जलवायु दोनों ही अलग अलग मिलती हैं, एक ही टाइम पर अलग अलग मिलती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कहता है, ये दक्षिण में केरल और तमिलनाडु है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इनकी जलवायु उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से बिल्कुल अलग है, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। बिल्कुल करेक्ट बोला बेटा, बहुत दूर दूर है, बहुत अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसी रखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ केरल है, यहाँ आप लोगों का तमिलनाडु है, जबकि आपका ऊपर आकर यूपी है और यहीं पर आप लोगों का बिहार है। बिल्कुल अपोजिट साइड है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये उत्तर में है तो ये दक्षिण में है। ये कहता है कि यहाँ का जो जलवायु है वो अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है, लेकिन सेम क्या है कि यहाँ पर भी मानसूनी हवाओं से ही बारिश होती है और यहाँ पर भी मानसूनी हवाओं से ही बारिश होती है। करेक्ट बेटा, क्या बातें समझ में आई। अब इसके बाद आगे चलो। ये कहता है कि भारत की जलवायु में अनेक प्रकार की प्रादेशिक भिन्नता है, यानी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सब इलाकों में आप लोगों का ये पवनों का प्रतिरूप होता है बेटा, पवनों का बहाव किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। तापक्रम यानी तापमान, वर्षा यानी के वर्षण, ऋतुओं की लय यानी अलग अलग समय पर आने वाली ऋतुएं, या फिर आर्द्रता और शुष्कता। आर्द्रता होती है बेटा तुम्हारा नमी और शुष्कता होती है आप लोगों की सूखापन। यानी ये सारी चीजें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको लेकर आप लोगों का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का तापमान, मैंने दो का ही दिया है बेटा, तापमान का और बारिश का। ठीक है, कि तापमान में क्या था और बारिश को लेकर कैसे भिन्नता पाई जाती है। ओके, तो इसके लिए देखो बेटा, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल का तापमान कई बार 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में लेह का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यानी कि अगर मेरी बात हो यहाँ कि आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा नीचे बन गया बेटा, ज्यादा ऊपर बन गया है, थोड़ा नीचे बनाती हूँ। आप लोगों का मान लो यहाँ पर राजस्थान है, यही है, यही राजस्थान है ना, और इसके ऊपर जब आप लोगों का ये जम्मू कश्मीर है, तो ये सारा हिस्सा लेह का है। ठीक है, तो आपकी गर्मियों में ये आपका मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ लगता है, यहीं से पाकिस्तान शुरू होता है ना। तो आप लोगों का जो ये प्रॉपर इलाका है, ये वाला इलाका, इसमें कई बार गर्मियों की बात करी जाए, अगर गर्मियों की बात की जाए तो 55 डिग्री सेल्सियस
तक तापमान चला जाता है, यानी बेहद ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, लेकिन उस आपकी सर्दियों में यहां आप लोगों का है लेह, ये कहता है लेह वो प्रदेश है जहां पर सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में आ जाता है। यानी एक ही देश है, एक ही देश के अंदर इतने विभिन्नता है। यहाँ पर हमारा मरुस्थलीय इलाका है, ये भी मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है, आप लोगों को मरुस्थलीय इलाके के बीच की जानकारी दे रही हूँ। जो मरुस्थलीय इलाका है, इस मरुस्थलीय इलाके में गर्मियों में जहां ये मरुस्थल 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता, वहीं पर ठंडा मरुस्थल सर्दियों में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, शायद आ गया होगा समझ में। आगे देखो, इसके बाद है बेटा तुम्हारा कि राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी दिन, यानी पर्टिकुलर हम कोई दिन उठा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो चुरू प्रदेश है, ये जो चुरू है बेटा, इस चुरू प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। आप लोगों ने अब की बार भी देखा होगा, तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस भारत में सबसे पहले चुरू के जिले में ही गया था अब की बार भी। ठीक है, तो राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने में किसी दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। जून के महीने में जब हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसी वक्त उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है। यानी कि आप लोगों का यहां है राजस्थान, ये राजस्थान है यहां। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का बिल्कुल इस इलाके में। ठीक, तो यहां पर यानी राजस्थान में ये कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्मी से गर्मी हद से ज्यादा हो जाती है चुरू जिले में, तो 50 डिग्री तक ही पहुंच जाती है। लेकिन उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में तवांग जो जिला है, उसमें केवल 19 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है। यानी एक देश में रहते हुए भी भारत में इतनी भिन्नताएं मिलती हैं कि एक जगह 50 तो दूसरी जगह आप लोगों का 19। यानी अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो 50 और पूर्व की बात करूं तो 19, यानी 50 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस वाकई में एक बहुत बड़ा अंतर है बेटा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को आता है कि दिसंबर की किसी रात में, अब ये तापमान का ही जिक्र चल रहा है अभी, कि दिसंबर की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में, द्रास इलाका जो बेहद बर्फीला है, ठीक है, ये कहता है द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। ठीक है, दिसंबर की किसी रात, यानी दिसंबर में जब हमारे यहाँ ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी ये तो आप लोगों का केरल में है, ये केरल में बिल्कुल यहाँ है बेटा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये आप लोगों की, यहाँ आप लोगों की चेन्नई है बिल्कुल। ठीक है, यानी यहाँ चेन्नई और यहाँ तिरुवनंतपुरम, इनमें केवल 20 डिग्री सेल्सियस दिसंबर के महीने में। जबकि ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के द्रास इलाके की अगर हम बात करें, तो वहां पर उसी वक्त का तापमान है -45 डिग्री सेल्सियस। यानी उत्तर से दक्षिण तक आते आते इतना फर्क आ जाता है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। यानी ऋतुवत यानी ऋतु के अनुसार अंतर पाया जाता है। ओके, अब हम देख रहे हैं बारिश को लेकर, यानी वर्षा को बेटा एक और वर्ड है वर्षण, इससे भी काउंट किया जाता है, इससे भी इसको पुकारा जाता है। तो जो वर्षा है, इससे भी, इसके भी डिफरेंसेस देखते हैं। अभी हमने तापमान के देखे, अब हम वर्षा के देखते हैं। देखिए बेटे, वर्षा, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। ठीक है, हिमपात, जो आप लोगों का हिमपात शब्द है, हिमपात शब्द का मीनिंग होता है कि बर्फ के रूप में। ठीक है,
हिमपात का मीनिंग होता है बर्फ के रूप में, यानी बर्फ के रूप में हिमपात होता है। अगर बारिश होनी होती है हिमालय पर, यानी हिमालय पर जब बारिश होती है तो वो बूंदों के रूप में नहीं होती, वो बर्फ के रूप में होती है, वहां पर बर्फ गिरती है, ठीक है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है, यानी हिमालय की अगर बात करी जाए तो बर्फ के रूप में बारिश होगी, और अगर देश के अन्य भागों में वर्षण यानी वर्षा की बात की जाए तो वहां जल की बूंदें ही गिरेंगी। करेक्ट बेटा। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि हिमालय पर बर्फ क्यों गिरती है जबकि पूरे भारत में पानी की बौछारें गिरती हैं। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। वर्षा की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। वर्षा की मात्रा यानी कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा। जैसे मेघालय के चेरापूंजी और मानसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, लेकिन इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा केवल 9 से 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। अब ध्यान से देखिए बेटा, हम लोगों का ये अगर राजस्थान था तो आप लोगों के जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के हाथ पर यहाँ पर आप लोगों का मेघालय है, ठीक है। मेघालय में है चेरापूंजी और मानसिनराम। चेरापूंजी तो वो इलाका बेटा जहां पहले सबसे ज्यादा बारिश होती थी, ठीक है। लेकिन अब इसी के पास है मानसिनराम बोलते हैं प्रॉपर वर्ड, तो इसमें आज भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये कहता है कि उस मानसिनराम में अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो तकरीबन 1080 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और अगर हम ऐसी ही बात राजस्थान में आकर करें तो राजस्थान के जैसलमेर में केवल 9 से 10 सेंटीमीटर बारिश ही होती है। यानी देखो ये पूर्व का क्षेत्र है जिसमें 1080 सेंटीमीटर तक बारिश है, जबकि पश्चिम का इलाका, उस पश्चिम के इलाके में केवल 9 से 10 सेंटीमीटर बारिश ही चल रही है, ठीक है। आई थिंक बेटा ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें पूरी कोशिश मैंने यही कर रखी बेटा ताकि आप लोगों को ढंग से सारी चीजें समझ में आई। ओके, जैसे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला कारक है तुम्हारा स्थिति और उच्चावच संबंधी, ठीक है। स्थिति यानी किस स्थिति पर, कौन सी जगह पर वो बसा हुआ है, या फिर आप लोगों की उच्चावच यानी ऊंचाई संबंधी, ठीक। स्थिति और ऊंचाई हमेशा जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा है वायुदाब और पवन संबंधी कारक, यानी वायुदाब यानी कि आप लोगों की जो वायु का दाब है, कहीं पर कम होता है कहीं पर ज्यादा होता है वो, और लगातार चलने वाली हवाएं, ये सब आप लोगों के यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपकी जलवायु को कम, फालतू या ठंडा या गर्म बनाने में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने तुम्हें नीचे चार्ट बना के बताया भाई, चार्ट ध्यान से देखिएगा बेटा। आप लोगों के इस चार्ट में है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर 2 हैं, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर केवल 2 हैं, एक स्थिति एवं उच्चावच, दूसरा वायुदाब एवं पवन। अब आप लोगों के यहाँ पर जो छोटी सी चीज और तुम्हें पढ़नी है वो है, जब स्थिति और उच्चावच को पढ़ोगे तो आपको ये 5 पढ़ने पड़ेंगे, 4 पोर्शन। एक तो अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, दूसरा हिमालय पर्वत के कारण किस तरीके से प्रभावित करती है जलवायु को, हमारी पृथ्वी पे जल और स्थल का जो वितरण है वो भी प्रभावित करता है जलवायु को, और समुद्र तल से कितने दूर है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये भी प्रभावित करता है। यानी कि स्थिति एवं उच्चावच को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये 4 पाठ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम वायु दाब और पवन को पढ़ेंगे तो इसमें नीचे देखो बेटा, आप लोगों के नीचे वाले पोर्शन में मेरे पास यहाँ ये आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको हटा के बात करूंगी,
ठीक है। तो वायुदाब और पवन आप लोगों का नीचे की तरफ है, जिसमें पहला व्यापारिक पवने, दूसरा है जेट वायु धाराएं और तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ठीक है, तो सबसे पहले समझो व्यापारिक पवने क्या हैं। ठीक है, सिंपली तुम्हें सिंपल तौर पर बताने की कोशिश कर रही हूं बेटा। ये आप लोगों का पहला है कि व्यापारिक पवने क्या हैं। आप लोगों ने ये ग्लोब सीखा था, ग्लोब में भूमध्य सागरीय रेखा थी ये, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये आप लोगों की 23.5 डिग्री पर थी, 23.5 डिग्री पर थी ना। हाँ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां मकर रेखा थी। तो जब आप लोगों की यहां से ये पवने भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं और दूसरी तरफ से भी वो आपकी भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, यानी उत्तर की तरफ से भी और दक्षिण की तरफ से भी, जब ये हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं तो ये निम्न दाब का पोषण निर्मित कर लेती हैं। तो ये हवाएं पूरा साल इस इलाके में बहती हैं, इसीलिए ही इनको व्यापारिक पवने कहते हैं। एक जेट वायु धाराएं है बेटा, जेट वायु धाराएं आप लोगों की हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं हैं, जो काफी बड़े लेवल पर भारत के उत्तरी क्षेत्र में बर्फबारी करती हैं। और सर्दियों में जो इक्का दुक्का बारिश आती है ना, जैसे कि हम लोगों की जनवरी में बारिश आती है, ठीक है, जो कभी कभी आती है 2 दिन 4 दिन होकर बंद हो जाती है, वो सब जेट वायु धाराएं होती है। ये भी समझाऊंगी तुम्हें डिटेल से। नेक्स्ट है बेटा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये तो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है। आप लोगों के यहाँ से अब की बार पश्चिम बंगाल में भी काफी बड़े लेवल पर आया था एक चक्रवाती विक्षोभ, यानी बहुत बड़ा तूफान। यहाँ आप लोगों के मुंबई और गुजरात के कुछ प्रदेश को भी करके गया था तबाह। नाम याद हो तो बताना, अगर नाम याद ना हो तो भाई मैं बता देती हूँ। यानी कि जो आपका लेटेस्ट ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हुआ था, उसका नाम था, जो मुंबई की तरफ से आया था, यानी लेटेस्ट यही है। ठीक है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। इसको वो था निसर्ग तूफान। ठीक है, इस वाली वीडियो में बेटा इतना ही है। नेक्स्ट वाली में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।